अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में ना हमने कर्वो को कंप्लीट किया था और क्राउ जो है वो हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने देखा था कि उसके कॉज क्या होता है, क्लिनिकल फीचर्स में साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स में आपने सिम्टम्स जो हैं वो याद करना है कि उसमें एमेरोसिस फ्यूगस होता है, वो आपने याद रखना है। और साइंस में आपने याद रखना है कि आपको स्नेलन चार्ट पे प्यूपिल लाइट रिफ्लेक्स पे ऑफ्थेल्मोस्कोप कैसा होगा, उसमें ऑफ्थेल्मोस्कोपी में क्या नज़र आएगा, ओसीटी में क्या नज़र आएगा, एफएफए में और इलेक्ट्रोरेटिनोग्राफी में क्या नज़र आएगा। ठीक है, अब हम करते हैं इसकी प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट। अब इसका प्रोग्नोसिस डिपेंड करता है कि हमारी कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन क्या थी। थ्रोम्बस की वजह से था, एम्बोलिज्म की वजह से था, किस वजह से था। ठीक है, डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कैसी थी, कितनी डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन थी आर्टरी में और कितनी देर तक ऑब्स्ट्रक्शन रही। आपका एमसीयू भी आता है कि 90 मिनट्स या 1.5 आवर्स तक अगर डिस्ट्रक्शन मतलब वो हो, हमारे पास ऑक्लूजन टाइम हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने प्रोग्नोसिस जो है वो डिपेंड करती है कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड लेंथ ऑफ टाइम ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है कि आपकी जो है वो आर्टरी ब्लॉक हुई हुई है, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। आप उसका जो स्पैज़म हुआ हुआ है आप उसको कंट्रोल करेंगे ना। ठीक है, आप उसके जो स्पैज़म हुआ हुआ है उसको कंट्रोल करेंगे। आपकी आर्टरी ओक्लूडेड है तो आप उसकी स्पैज़म को जो है वो रिलीव करेंगे। सबसे पहले उसको खोलेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है उसकी जो है अंदर जो एम्बुलस बना हुआ है उसको डिसलॉज करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे जो रेटिनल एडिमा हुआ हुआ है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप करते हो कि जो इंट्राओक्युलर प्रेशर है अगर वो रेज़ हुआ हुआ है पेशेंट का, तो वो आप रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। उसके लिए आपको पता है सिडाजोलामाइड देते हो, मैनिटोल देते हो या पैरासेंटेसिस देते हो। पैरासेंटेसिस पहले होता था, अब नहीं किया जाता। ठीक है, तो इंट्राओक्युलर प्रेशर रेस को कम करने के बाद आप जो है ऑक्यूलर मसाज करते हो। ठीक है, ऑक्यूलर मसाज से क्या होता है कि डिजिटल मसाज आप करते हो आँख के ऊपर ना, आँखों को बंद करके ना 15 से 20 मिनट तक ना आप ना ऑक्यूलर मसाज करते हो। उससे क्या होता है कि जो एम्बुलस बना होता है ना वो हमारे पास डिसलॉज हो जाता है, तो आपने एम्बुलेंस को डिसलॉज करने के लिए ऑक्यूलर मसाज कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है वो ऑब्वियसली वहाँ पे वो वेसोस्पैज़म हुआ हुआ है तो आपने पढ़ा होगा फार्मा में, तो आप जो है नाइट्रेट्स देते हो। सबलिंगुअल ज़ुबान के नीचे रखने के लिए जो आइसोसार्बाइड डाइनाइट्रेट देते हो, ताकि वो जो एम्बुलेंस है वो डिसलॉज हो जाए बाय डायलेशन ऑफ वेजल्स। ठीक है, उसके बाद जो है आप अगर पेशेंट को वेसोस्पैज़म है तो उसके लिए आप जो है उसको हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हो। 95% ऑक्सीजन होती है उसमें, 5% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, और आप एडिमा को कम करने के लिए स्टेरॉइड्स देते हो, जिसमें आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हो। ठीक है, और इसके अलावा जो है आप यैग लेज़र एम्बोलाइसिस करवाते हो। ठीक है, ये लेज़र से आप क्या करते हो कि जो एम्बुलेंस बना होता है ना उसको तोड़ते हो। ठीक है, जो एम्बुलेंस बना होता है उसको लेज़र से हेल्प लेके ना आप उसको, जिसको हम यैग लेज़र कहते हैं, उससे आप उसको जो है वो तोड़ते हो, एम्बोलाइसिस करवाते हो। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया, हमने स्पैज़म को रिलीव किया। स्पैज़म को हमने किस तरह से रिलीव किया, हमने जो है वो आइसोसाइबाइड डाइनाइट्रेट्स जो है ज़ुबान के नीचे रखने के लिए दिया, सबलिंगुअल। ठीक है, हमने जो है वो वेसोस्पैज़म को जो है वो रिलीव करने के लिए क्या किया, हमने जो है उसको हाइपोबैरिक ऑक्सीजन दी। ठीक है, तो ये आपने दो काम कर लिए वेसोस्पैज़म के लिए। इसके अलावा आपने एम्बुलेंस को डिसलॉज करने के लिए दो काम किए, ऑक्यूलर मसाज किया आपने, और दूसरा आपने याग लेज़र से एम्बोलाइसिस करवा दी। ठीक है, और रिडक्शन ऑफ रेटिनल एडिमा के लिए आपने स्टेरॉइड्स दे दिए। ठीक है, और अगर इंट्राओक्युलर प्रेशर पेशेंट का रेज़ हुआ है तो उसके लिए आपने जो है वो क्या किया, एसिटाज़ोलामाइड, मैनिटोल और पैरासेंटेसिस दी। ठीक है, अगर तो इंट्राओक्युलर प्रेशर रेज़ होता है ना तो जल्दी से हमने उसको कम करना होता है, इमीडिएटली करना होता है, सबसे पहले करना होता है। अब हम करते हैं रेटिनल डिटैचमेंट। जो रेटिनल डिटैचमेंट को समझने से पहले ना आपको पता होना चाहिए कि सबसे बाहर हमारा जो कोट ऑफ आई होता है वो स्क्लेरा होता है, फिर हमारे पास कोराइड होता है, एंड देन वी हैव द रेटिना। ठीक है, अंदर हमारी रेटिना होती है इसके कोराइड के अंदर। ठीक है, अब रेटिना की जो है 2 लेयर्स होती हैं। एक हमारे पास पिगमेंट्री एपिथेलियम होती है जो कोराइड के साथ होती है। हमेशा याद रखना, जो कोराइड के साथ होगी वो हमारे पास पिगमेंट्री एपिथेलियम होगी, और जो बिल्कुल अंदर वाली होगी वो न्यूरल एपिथेलियम होगी। ठीक है, तो न्यूरल एपिथेलियल की हमने लेयर सारी देख ली थी कि कौन कौन सी होती हैं। ये हमारे पास है, देखें, पिगमेंट्री एपिथेलियम है ये, और यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे पास पिगमेंट्री एपिथेलियम होगी बाहर की तरफ, ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे पिगमेंट्री एपिथेलियम होगी बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ न्यूरोनल लेयर होगी, और न्यूरोनल लेयर से हमारे फाइबर्स जो है वो यहाँ से निकलेंगे और ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है पिगमेंट्री एपिथेलियम बाहर होती है कोराइड के साथ, और न्यूरल लेयर जो होती है वो अंदर की तरफ होती है। ठीक है, और उसकी फर्दर हमने जो लेयर्स देखी थी, रॉड्स एंड कोन्स एंड गैंग्लियॉन्स है लेयर, और वो सब हमने देख ली थी क्या होती है। अब जो रेटिनल डिटैचमेंट होती है ना वो कहाँ पर होती है, वो पिगमेंट्री एपिथेलियम और न्यूरल एपिथेलियम के दरमियान से होती है, मतलब कि इन दोनों के इधर से हो जाएगी ना। पिगमेंट्री एपिथेलियम और न्यूरल लेयर्स एक दूसरे से जब डिटैच हो जाएंगी किसी भी वजह से, तो उसको हम कहेंगे रेटिनल डिटैचमेंट हो गई है। ठीक है, ये नहीं है कि रेटिना जो है उसको कोराइड से कहेंगे डिटैच हो गई है। रेटिना अपनी ही दो दो लेयर्स के दरमियान में डिटैचमेंट होती है उसके। ठीक है,
तो हमारे पास नॉर्मली क्या होता है कि जो पिगमेंटरी एपिथेलियम और न्यूरल एपिथेलियम्स होती हैं ना, उन दोनों के दरमियान में बहुत सी जो है मतलब प्रोटीन्स होती हैं और प्रोटियोग्लाइकन्स होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू होता है जो एक्चुअली हमारे पास इन दोनों को जोड़ के रखता है। और यहाँ पे हमारा विट्रस होता है जो एक्चुअली यहाँ पे एक प्रेशर प्रोवाइड करता है, जो प्रेशर की वजह से हमारी दोनों लेयर्स जो होती हैं वो एक दूसरे के साथ चिपकी रहती हैं, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती। लेकिन अगर उन दोनों के दरमियान में सेपरेशन हो जाए कि न्यूरल एपिथेलियम और पिगमेंटरी एपिथेलियम एक दूसरे से सेपरेट हो जाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ अ रेटिनल डिटैचमेंट। अब होता क्या है कि इसमें क्या होता है कि दरमियान में फ्लूइड आ जाता है, ठीक है, ये हमारे पास अगर पिगमेंटरी एपिथेलियम और ये न्यूरल एपिथेलियम है, तो इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, एक फ्लूइड आ जाता है जिसको हम कहते हैं सब रेटिनल फ्लूइड। वो इन दोनों को सेपरेट कर देता है, ठीक है। अब वो फ्लूइड जो होता है वो कहीं से भी आ सकता है, वो हमारे विट्रस से आ सकता है, वो हमारे जो है वो पीछे कोराइड से जो ब्लड वेसल्स हैं उनके लीकेज की वजह से आ सकता है, ठीक है, कहीं से भी आ सकता है फ्लूइड। अब इसकी जो टाइप्स होती हैं वो आपको आनी चाहिए, बिकॉज ये आपका यूक्यू है कि इसकी हमारे पास होती हैं टाइप्स, रिगमेटोजीनस होती है और नॉन रिगमेटोजीनस होती है, ठीक है। दिस इज़ अ रिगमेटोजीनस। इसमें होता क्या है कि जो डीटैच रेटिना होती है वो इस वजह से हो जाती है कि यहाँ पे जो है वो टीयर आ जाता है, रेटिना के अंदर टीयर आ जाता है। एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक हो गया, ठीक है, रेटिना यहाँ से ब्रेक हो गया। जब रेटिना के अंदर एक छोटा सा होल क्रिएट हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि वो जो फ्लूइड होगा फॉर एग्जांपल विट्रस के अंदर, वो यहाँ से पीछे की तरफ आ जाएगा और जमा हो जाएगा। यही हुआ है ना, यहाँ पे टीयर हो गया और यहाँ से जो फ्लूइड है विट्रस का वो पीछे जाके जमा हो गया, तो फ्लूइड बिल्ड्स अप बिहाइंड द रेटिना विच इज़ ब्रोकन। तो अगर टीयर ऑफ रेटिना की वजह से जो है डिटैच रेटिना हो, फ्लूइड पीछे चला जाए, तो उसको हम कहते हैं रिगमेटोजीनस, ठीक है, इसको हम प्राइमरी रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है रिगमेटोजीनस क्या होता है। और जो हमारे पास अगर फ्लूइड, अगर उसमें कोई टीयर नहीं आया और फिर हमारे पास डिटैच रेटिना हुई है, ठीक है, फ्लूइड बिल्ड्स अप बिहाइंड द रेटिना विच इज़ नॉट ब्रोकन, तो उसको हम कह देते हैं कि वो नॉन रिगमेटोजिनस है, ठीक है। अब उसकी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, वो ट्रैक्शन हो सकती है या एक्सुडेटिव होती है। ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छी फिगर दिखाई हुई है। रिगमेटोजीनस में क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होती है, रेटिना टीयर हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास फ्लूइड जो होता है वो रेटिना की जो दोनों लेयर्स होती हैं उनके दरमियान में आ जाता है, उनकी सेपरेशन कर देता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास नॉन रिगमेटोजीनस होती हैं, इसकी दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, ट्रैक्शन हो सकती है या सीरस हो सकती है। ट्रैक्शन में देखें ये उसको पुल कर रहा है, ये हाथ देख रहे हैं आप, ये पुल करके रेटिना को जो है ना सेपरेट कर रहा है, दोनों रेटिना की लेयर्स को, पिगमेंटरी और न्यूरल एपिथेलियल को लेयर्स को। किस क्यों होता है ये, फाइब्रोसिस की वजह से हो सकता है, मतलब वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई है, वहाँ पे स्कार टिश्यू बन गया है, जो स्कार टिश्यू अब पता है जब वहाँ पे कोई भी ऐसी इन्फ्लेमेशन हो तो अल्टीमेटली वहाँ पे स्कार बन जाता है, फाइब्रोवास्कुलर चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या करती है, जब वो कंट्रैक्ट करता है ना स्कार, तो वो उसको खींचती है ना अपनी तरफ, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझ आनी चाहिए कि स्कार जो होता है वो कंट्रैक्ट जब करता है तो वो रेटिना को पुल ऑफ कर देता है, ठीक है। तो ये ट्रैक्शनल होती है। और सीरस क्या होती है, सीरस आपके पास जो है वो, ये देखें सीरस, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि पानी भर गया, एक्यूमुलेशन ऑफ द सब रेटिनल फ्लूइड लीड्स टू रेटिनल डिटैचमेंट। अब ये जो एक्सुडेटिव होता है ये आपका मोस्टली मैंने आपको बताया था ना कोराइड से आ सकता है। जब को कोराइड होता है ना, इसके बाहर रेटिना के बाहर कोराइड होता है ना, उसमें से वेजल्स जो होती हैं उनके कोई एक्सुडेट आ जाता है यहाँ पे इन दोनों लेयर्स को सेपरेट करने के लिए। तो ये आपकी टाइप्स आपको पता होने चाहिए, रिगमेटोजिनस में क्या होता है, नॉन रिगमेटोजिनस में क्या होता है। रिगमेटोजिनस में टीयर की वजह से रेटिना डिटैच होती है, अपनी दोनों लेयर्स उनके दरमियान में आ जाता है डिस्टेंस। और जो नॉन रिगमेटोजिनस होता है वो ट्रैक्शनल हो सकता है या सीरियस होता है। ट्रैक्शनल में उसको पुल ऑफ करेगा कोई स्कार वगैरह, और सीरियस में क्या होगा कि कोई एक्सुडेट कोई जमा हो जाएगा फ्लूइड उसके दरमियान में। लेकिन आपने याद रखना है कि जो नॉन रिगमेटोजिनस होगा उसमें कोई टीयर नहीं होगी रेटिना में, ठीक है, ये आपके पास डिफरेंस आता है। इन्होंने साइड पे देखें इतना प्यारा दिखाया हुआ है, ये हम आगे देखेंगे इसके साइंस में कि पेशेंट को फ्लोटर्स नज़र आते हैं। जो हमें बीट्रस जब हमने पढ़ा था ना डिटैचमेंट, उसमें भी हमने देखा था फ्लोटर्स नज़र आते हैं, फोटोप्सिया होता है, लाइट नज़र आती है ऐसे पेशेंट्स को, और पर्दा नज़र आता है, ऐसे लगता है कोई पर्दा आ गया आँख के सामने साइड पे ना। तो एक्यूट पेनलेस प्रोग्रेसिव यूनिलेटरल विजुअल लॉस, तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे दिखाई हुई हैं, इसको हम डिटेल में आगे भी देखेंगे। So retinal detachment is what it is, a separation of sensory retina from the retinal pigmented epithelium by the subretinal fluid, ठीक है, SRF। इसकी दो टाइप्स होती हैं, रिगमेटोजिनस जो कि ब्रेक की वजह से होती है, नॉन रिगमेटोजिनस जो ब्रेक की वजह से नहीं होती, सेकेंडरी होती है। अब ये आपकी जो है वो ट्रैक्शनल हो सकती है जिसमें पुल ऑफ होता है बाय कंट्रैक्शन, और एक्सुडेटिव होती है जिसमें कोई एक्सुडेट फ्लूइड आ जाता है।
फॉर एग्जांपल आपको मोस्टली मैंने बताया कोडियो कैपिलरीज में से आता है, ठीक है। तो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका यूक्यू आता होता है वो रिग्मेटोजेनस जो टीयर की वजह से होता है, रेटिना डिटैचमेंट कॉज बाय ब्रेक इन द सेंसरी रेटिना। ब्रेक आपने याद रखना है पिगमेंटरी एपिथेलियम में नहीं आता, सेंसरी रेटिना में होता है जो अंदर की तरफ होती है, ठीक है। इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं कि हमारे पास जो है फुल थिकनेस ब्रेक इन द सेंसरी रेटिना जब होता है तो उसकी वजह से फ्लूइड जो होता है वो हमारे पास सब रेटिनल स्पेस में आ जाता है, उनको सेपरेट कर देता है। लेकिन इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो यहाँ पे इन्होंने दिखाए हुए हैं कि ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी को चोट लगी, ठीक है, तो खुद सोचें कि अगर किसी को ट्रॉमा हुआ तो ऑब्वियसली वो मतलब दोनों लेयर जो है एक दूसरे से सेपरेट हो सकती हैं, ठीक है। कोई हाई मायोपिया का बंदा है, हाई मायोपिया में आपने हमेशा याद रखना है कि हाई मायोपिया में क्या होता है कि आपका आई बॉल जो है ना, एक्सियल मायोपिया जिन लोगों का होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो उनकी जो इमेज फॉर्मेशन हो रही होती है वो यहाँ पे मायोप्स में इधर हो रही होती है इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है। अब उनका आई बॉल जो है वो नॉर्मल से बड़ा होता है ना, एक्सियल लेंथ उनकी ज़्यादा होती है, एक्सियल लेंथ आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक, आगे से लेके ना आपकी तो यहाँ तक मैयर होती है सारी, ठीक है। तो वो उनकी बड़ी होती है। अब जब इसमें क्या होता है कि पुल होती है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है एक्सियल लेंथ ज़्यादा होने की वजह से। जब प्रेशर पड़ रहा होता है तो उसकी वजह से एक्चुअली हमारे पास क्या होता है, पैथोलॉजिकल मायोपिया में हमारे पास रेटिना डिटैच हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। उसके बाद ए फेकिया क्या है कि आपका जो आगे से ये आपकी आई है ना, तो यहाँ पे आपका पता है आपको लेंस पड़ा होता है, ठीक है। अब ए फेकिया जिन लोगों का यहाँ पे लेंस नहीं होता नॉर्मली, ठीक है, यहाँ पे लेंस नहीं होता तो क्या होता है, एक हमारे पास चीज़ है, तम जो चीज़ अंदर से निकल गई है तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो है ना रेटिना डिटैच हो जाती है, ठीक है। रेटिना जो है वो डिटैच हो जाती है अपनी उसमें से। तो ए फेकिया हो गया या सूडो फेकिया हो गया। वीट्रस उसमें एक्चुअली ना हमारे पास इधर होता है ना, देखिए ये बात चले, वीट्रस फॉरवर्ड देखिए, लेंस जब यहाँ पे नहीं होगा ना, लेंस जब यहाँ पे नहीं होगा तो पीछे जो वीट्रस होगा ना, वीट्रस वो यहाँ से निकल के ना आगे आ जाएगा, लेंस ने उसको पीछे रखा हुआ था, वीट्रस से आगे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो पीछे से रेटिना को भी पुलिंग फोर्स देगा और रेटिना जो है उसके अंदर टीयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद पोस्टीरियर वीट्रस डिटैचमेंट हो सकती है कि वीट्रस जो है वो पीछे से अपनी रेटिना से डिटैच हो गया, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है रेटिनल टीयर। और इसके अलावा लेटेस्ट डीजनरेशन होती है, स्नेल ट्रैक डीजनरेशन होती है, ये मैं आपको बताती हूँ क्या होती है। यहाँ पे आपको स्नेल ट्रैक डीजनरेशन दिखाई हुई है, ये वाली यहाँ पर। जैसे स्नेल का ट्रैक होता है ना, स्नेल जैसे मूव करता है और रास्ते में उसका ट्रैक रह जाता है, उस तरह से ना हमारे पास इस तरह लार्ज राउंड होल्स बन जाते हैं, ठीक है। जब रेटिना डिटैच होती है उसकी वजह से ना लार्ज राउंड होल्स विच कैरी द हाई रिस्क ऑफ द हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास स्नेल ट्रैक डीजनरेशन होती है। एक्चुअली ना इसमें क्या होता है कि जो रेटिना की लेयर्स होती हैं ना उनमें छोटे छोटे सेल्स आ जाते हैं, फैट डिपोजिशन हो जाती है, तो वो एक्चुअली ना स्नेल ट्रैक डीजनरेशन हो जाती है हमारे पास, ठीक है। उसकी वजह से रेटिना डिटैच हो सकती है। लेटेस्ट में एक्चुअली हमारे पास जो है ना थोड़ा से सेल्स आए होते हैं, लेकिन उसमें ना ये थोड़े से स्नेल ट्रैक डीजनरेशन थोड़ी सी ना येलो येलो होती है एज़ कम्पेयर टू वो, बस आपने इनके नाम याद रखिए। आपको दिखाई हुई है स्नेल ट्रैक डीजनरेशन, जैसे स्नेल का एक ट्रैक होता है ना उस तरह से हमारी रेटिना की डीजनरेशन हो जाती है। जब वो डीजनरेशन हो जाती है तो ऑब्वियसली रेटिना की जो लेयर होगी उसमें हमारे पास ब्रेक आ जाएगा, होल आ जाएगा, ठीक है, ब्रेक आ जाएगा, होल आ जाएगा। तो इसमें देखें लेटेस्ट डीजनरेशन हो सकती है, यहाँ हमारे पास क्या हो सकता है, स्नेल ट्रैक डीजनरेशन हो सकती है, ठीक है। लेटेस्ट ये दोनों हमारे पास मोस्टली एट्रोफिक चेंजेस होती हैं, जैसे हमारी रेटिना जो होती है ना, एट्रोफी होना शुरू हो जाती है तो उसकी वजह से फिर ये कैन लीड टू द रेटिनल डिटैचमेंट। तो दीज आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स, और ये आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ब्रेक। अब रेटिना जो ब्रेक होती है, क्योंकि हम ये पढ़ रहे हैं ना, ब्रेकिंग वाला पढ़ रहे हैं, रिग्मेटोजेनस वाला पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें ब्रेक होगा ना हमारी रेटिनल टीयर होगी। अब उसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, रेटिनल होल हो सकता है, ठीक है, या लेटिस डीजनरेशन, स्नेल ट्रैक डीजनरेशन होती है, ये मैंने आपको दिखा दी है। मायोपिक डीजनरेशन हो सकती है, या पेरिफेरल सिस्टॉइड डीजनरेशन हो सकती है, रेटिनल टीयर हो सकता है, या जॉइंट रेटिनल टीयर हो सकता है, या डायलिसिस हो सकती है, ठीक है। तो ये इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इनको हम जो है ना पिक्चर से देख लेते हैं। अब ये देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिना की जो है ब्रेक है, इसमें सबसे पहले हम रेटिनल होल्स की बात करते हैं, ठीक है। रेटिना के अंदर इस तरह के होल्स बन जाते हैं और इसकी दो टाइप्स होती हैं जो मैंने आपको बता दी है, लेटेस्ट डीजनरेशन हो सकती है या स्नेल ट्रैक डीजनरेशन हो सकती है। इसमें मोस्टली एट्रोफिक चेंजेस आती हैं, जब हमारी रेटिना में एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है ना सेल्स में, उसकी वजह से ये होल्स बन जाते हैं, इनको हम कहते हैं रेटिनल होल्स। दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्नेल ट्रैक अपेयरेंस और दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटेस्ट डीजनरेशन, ठीक है।
फिर होती है हमारे पास इसके अलावा मायोपिक डिजनरेशन। मायोपिक डिजनरेशन यहाँ पे नहीं दिखाई हुई, लेकिन वो वही होगी ना, वो जो मायोप्स की मैंने बताई थी कि जो मायोप्स होते हैं उनका एक्सियल लेंथ ज़्यादा होता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, इस तरह से एक्सियल आई बॉल जो है वो उसका साइज़ बढ़ जाता है, ठीक है, बड़ा होता है, एक्सियल लेंथ ज़्यादा होता है, तो वो हमारे पास प्रेशर अप्लाई करती है, उसकी वजह से मायोपिक डिजनरेशन होती है, वो लिखी हुई है आपकी बुक में। फिर पेरिफेरल सिस्टॉइड डिजनरेशन, कि आपकी जो सिस्टॉइड होगी, ठीक है, जो आपकी ये जो मैकुला का रीजन होगा, वहाँ पे यहाँ पे हमारे पास पेरिफेरल रेटिना पे क्या होगा, सिस्टॉइड सिस्ट्स की फॉर्म में डिजनरेशन होगी, ठीक है। फिर आपके पास आता है रेटिनल टीयर। अब जो रेटिनल टीयर होता है ना, उसकी डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, उसकी पहले हम टाइप्स देख लेते हैं, फिर यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेटिनल टीयर्स होते हैं। अब अगर तो हमारे पास कंप्लीट यू शेप टीयर हो सकता है, मतलब पूरा एक यू बनेगा ऐसे, ठीक है, उस तरह का टीयर हो सकता है, ठीक है। टीयर होता है ना, किसी चीज़ फट जाती है उसको हम टीयर कहते हैं, तो इस तरह से रेटिनल टीयर्स में डिफरेंट टाइप्स हैं। ये यू शेप्ड हो सकता है, लीनियर हो सकता है, जैसे यहाँ ऐसे लीनियर सीधा, ठीक है। एल शेप्ड हो सकता है, जैसे इसको अगर आप ट्रेस करें तो एल शेप्ड है, ठीक है। और क्या हो सकता है, ओपर्कुलेटेड होता है, मतलब पूरा एक इस तरह से ओ की फॉर्म में टीयर होगा, ठीक है। और ये लास्ट जो आपको दिखाया हुआ है, दिस इज़ द डायलिसिस, ठीक है, रेटिनल डायलिसिस। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये मोस्टली ना आपके जो ओरा सीरेटा वाला रीजन होता है ना, जहाँ पे रेटिना का जो है एंड हो रहा होता है, कोराइट स्टार्ट हो रही होती है, सॉरी सीलियरी बॉडी स्टार्ट हो रही होती है, वहाँ पे हमारे पास एक्चुअली डायलिसिस होती है। फुल थिकनेस हमारे पास रेटिनल टीयर हो जाता है। ये देखें, फुल थिकनेस, ऐसे लग रहा है पूरी रेटिना ही लैदा हो गई है, पिगमेंट्री एपिथेलियम से न्यूरोनल एपिथेलियम पूरी लैदा हो जाती है, ठीक है। तो ये रेटिनल टीयर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इसके अलावा ये जाइंट रेटिनल टीयर हो सकता है, कि बहुत बड़ा रेटिनल टीयर होता है। ये हमारे पास जो है ना ग्रेटर दैन 3 क्लॉक आवर्स होता है। जैसे ये हमारे पास क्लॉक है ना पूरी, तो उसमें से 3 क्लॉक आवर्स, मतलब इतना बड़ा टीयर होता है ये रेटिना का, इसको जाइंट रेटिनल टीयर कहते हैं। तो इसमें से जो आपने याद रखना है वो रेटिनल होल्स याद करने हैं, विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटेस्ट डिजनरेशन और द हमारे पास स्नेल ट्रैक डिजनरेशन। आपने जाइंट रेटिनल टीयर नाम याद रखना है, आपने इसमें से डायलिसिस वाला याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि मायोपिक डीजनरेशन हो सकती है या सिस्टॉइड डीजनरेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये पिक्चर से आपको याद रहेगा। फिर हम क्लिनिकल फीचर्स देख लेते हैं रेटिनल टीयर के। तो इसके सिम्टम्स सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है, हमने जब विट्रस डिटैचमेंट देखा था पोस्टीरियरली, जब विट्रस रेटिना से डिटैच हो गई थी, तो उसमें भी क्या हो रहा था कि रेटिना की जो है वो ब्रेक हो सकता है ना, उसमें भी ट्रैक्शन हो सकती है। तो पेशेंट को जो है फ्लैशेस ऑफ लाइट इन द फील्ड ऑफ विजन नज़र आती हैं। ऐसे लगता है जैसे जो है आंखों में जो है वो मतलब सामने ना ऐसे लाइट आती है आंखों के सामने, उसको हम फोटोप्सिया कहते हैं, ठीक है। ये हो सकता है, या फ्लोटर्स हो सकते हैं। फ्लोटर्स हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ जो है कि डिफरेंट शेप्स के हो सकती हैं। कोई कहता है मुझे मक्खियाँ ये नज़र आ रही हैं, कोई कहता है धागे नज़र आ रहे हैं, कोई कहते हैं बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ना डिफरेंट इस तरह की शेप्स के फ्लोटर्स नज़र आते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं फ्लोटर्स। और हमारे पास फ्लैशेस ऑफ लाइट, ठीक है, दिस इज़ द फ्लैशेस ऑफ लाइट। फ्लैशेस ऑफ लाइट पेशेंट को नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और फ्लोटर्स क्या होते हैं, दिस इज़ द फ्लोटर्स इन द स्काई। देखें अब यहाँ पे तो ये फ्लोटर्स जो हैं ये गोल गोल हैं, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास हो सकते हैं, फील्ड ऑफ विजन में आते हैं, रेटिनल टीयर का साइन होते हैं, ये नज़र आ रहे होते हैं। ये नॉर्मल, ये देखें फ्लोटर्स होते हैं क्या, क्लियर विजन होती है ना हमारे पास नॉर्मल आई में, तो बिल्कुल हमें ना साफ नज़र आ रहा होता है। लेकिन फ्लोटर्स वाले जो लोग होते हैं ना, उनमें एक्चुअली क्या होता है कि विट्रस में ना वो छोटे छोटे सेल्स ब्रेक होके ना आ जाते हैं विट्रस ह्यूमर में फ्लोटर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो वो हमें हमारी विजन को डिस्टर्ब कर लेते हैं। तो पैसेज ऑफ लाइट थ्रू द आई बॉल इज हिंडर्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विट्रस फ्लोटर्स which generate the shadows on the retinal surface. So this is actually the phenomena behind the appearance of the floaters in the field of vision, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लोटर्स देखें, ये दागों की फॉर्म में, मक्खियों की फॉर्म में ऐसे नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है। फिर इसके अलावा आफ्टर फ्लोटर्स एंड द फ्लैशेस ऑफ लाइट हमारे पास क्या होता है कि ये तो आपके साइंस में आएगा ना, फॉल ऑफ विजन हो जाएगी पेशेंट की ऑब्वियसली। इसमें क्या होता है देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। पेशेंट ऐसे कहेगा कि जो है ना, मेरी ऐसे लग रहा है जैसे कर्टन्स मेरी आंखों के सामने आ रहे हैं, पर्दा आ रहा है मेरी आंखों के सामने, ठीक है। तो सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन जो है वो होती है। फील्ड इफेक्ट्स में हमारे पास डार्क कर्टन जो है वो फॉल होता है, ऐसे लगता है जैसे काला पर्दा जो है ना वो आंखों के सामने आ रहा होता है। ये हमें शो कर रहा होता है कि फील्ड इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए सिम्टम्स। हम नेक्स्ट पार्ट से साइंस से करते हैं।